हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूँ 1 जून। आज की हमारी 1 जून की हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे। आज से एक नया माह स्टार्ट हो गया है और नया माह के साथ साथ आज कुछ हम नई करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, द हिंदू न्यूज एनालिसिस की। आज के हम यहाँ पर 5 करंट अफेयर्स की बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली है काजा सम्मेलन 2024। अब ये काजा सम्मेलन जो हुआ है, इसको प्रॉपर हम बात करेंगे क्योंकि ये मध्य एशिया से एक तो संबंधित है। दूसरी बात, भारत में इसका क्या रोल है इसको देख लेंगे। और आज की हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स, कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुस्लिमों के लिए ओबीसी कोटा रद्द कर दिया है। तो ओबीसी का कोटा कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा मुस्लिमों के लिए ये रद्द किया गया, इसके बारे में समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये करंट अफेयर आज की बहुत पावरफुल है। लिंगोसेट, लिंगोसेट क्या है और ये जापान की ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन चुकी है, इसको देख लेंगे। गोल्डन राइस, इस गोल्डन राइस से वैसे तो आप परिचित होंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं है बट ये चर्चा में है। थोड़ा सा समझ लेंगे जिससे कि आप उस पर करंट से रिव्यू हो जाए। डॉन वॉल, ये जो ड्रोन वॉल है, कह सकते हैं कि जो ड्रोन की दीवार है, ये किस देश के द्वारा बनाई जा रही है इसको हमें देखना जरूर है क्योंकि भारत भी ऐसा आगे कदम उठा सकता है। तो 5 करंट अफेयर्स पे हम इस पे बात करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जल्दी से आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर की दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, हमारा ऐप आ चुका है, एंड्रॉइड ऐप है। कैसा है? एंड्रॉइड ऐप है। आप इसको डाउनलोड करके ना बहुत सारी टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। इसको डाउनलोड कैसे करोगे? एक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ में आप लोग प्ले स्टोर पर डायरेक्टली सर्च करोगे नट लर्निंग ऐप, वहां से आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करके अपना ऐप है, आप इसको डाउनलोड करिएगा। वहां पर बहुत सारी मल्टीपल टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज का आप लोग लगा सकते हो। यूपीएससी से लेके स्टेट पीसीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, बैंक हो, पुलिस हो, रेलवे हो, सभी के टेस्ट सीरीज आप लोग लगा सकते हो। तो जल्दी से जाइए, सोशल साइट की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह की डाउनलोड कर लीजिए, ज्वाइन कर लो क्योंकि इससे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। आज की हमारी पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं, काजा सम्मेलन। ये जो काजा सम्मेलन है, ये कहाँ पर हुआ है इसको तो समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो काजा सम्मेलन है ये अफ्रीका महाद्वीप में, याद रखिएगा कहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप में ये किया गया है। अब अफ्रीका महाद्वीप में अगर इस काजा सम्मेलन किया गया है तो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं क्या मध्य एशिया की बात की जा रही है या कहाँ की बात की जा रही है, इसको देख लेंगे। काजा जो सम्मेलन हुआ है वो अंगेला देश, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और जाम्बिया, ये जो देश हैं इनका इसमें क्या योगदान है और यहाँ से क्या प्रमुख बातें हो सकती हैं, इसको हम लोग अब देखने वाले हैं। चर्चा में क्यों है? तो लिविंग स्टोन जाम्बिया में संपन्न काजा 2024 का शिखर सम्मेलन, जो प्रतिनिधि थे उन्होंने वन्य जीव एवं वनस्पति की जो लुप्तप्राय प्रजातियां हैं उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर एक कन्वेंशन, मतलब कि सिटीज, आपने इसका नाम सुना होगा, सिटीज से बाहर निकलने का आह्वान किया हुआ है। अब बाहर निकलने का सिटीज से क्यों आह्वान किया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर बात। क्योंकि जो लिविंग स्टोन मतलब कि जाम्बिया में जो काजा सम्मेलन हुआ है, वहां पर कहा गया है कि वन्यजीव और वनस्पति की जो लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो कन्वेंशन है, जिसको हम सिटीज नाम से जानते हैं, आपने बहुत सारे सुना होगा, लुप्तप्राय प्रजातियों की रेड डाटा बुक में आता है। सिटीज 1 में इसको सूचीबद्ध किया गया है, भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 में। तो इसी तरीके से सिटीज से बाहर निकलने के लिए इन्होंने बात कही है। अब क्यों बात कही, क्यों बात की है, इसको समझेंगे। लेकिन काजा क्या है इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काजा से तात्पर्य है कावांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र, इसको हम टीएफसीए से भी नाम से जानते हैं, याद रखिएगा किस नाम से, ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया काजा। तो टीएफसी के नाम से भी जानते हैं। कांगो, कावांगो और जाम्बेजी जो क्षेत्र है वो 5,20,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और एक वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्र है। मैंने आपको फोटो के माध्यम से दिखाया हुआ है, ये जो क्षेत्र है सभी इतने देशों में ये फैला हुआ है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 5,20,000 वर्ग किलोमीटर। 5 दक्षिणी अफ्रीका के देशों जिसमें अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ये जो 5 देश हैं, इन 5 देशों में इस अभ्यारण्य की स्थिति पाई जाती है। ओकावांगो और जाम्बेजी नदी
इनकी सीमा को साझा करती है। तो ये दो नदियां इंपोर्टेंट हैं, ओकावांगो और जाम्बेजी नदी। ये जो 5 देश हैं वो दक्षिण अफ्रीका से मिलकर कुल अफ्रीकी हाथियों की आबादी का लगभग 4,50,000, 2/3 से ज्यादा का आवास स्थल भी है। तो अफ्रीका में अगर बात जाए, जो हाथी हैं उनकी आबादी के 2/3 कहाँ पाए जाते हैं, इन्हीं क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। ये देश 19 अफ्रीकी हाथी रेंज राज्यों का हिस्सा भी है। जो अफ्रीका में 19 कंट्री हैं या 19 राज्य हैं, वो हाथी रेंज की हिस्सा हैं। इनमें से अकेले बोत्सवाना में हाथियों की जो आबादी है 1,32,000 है, याद रखिएगा। अकेले बोत्सवाना की अगर हम बात की जाए, इस कंट्री की अगर बात करें बोत्सवाना की, तो बोत्सवाना में आप देखोगे तो यहाँ पर हाथियों की आबादी 1,32,000 तक है। उसके बाद जिम्बाब्वे की बात की जाए तो 1 लाख यहाँ पर हाथी पाए जाते हैं। तो हाथियों की जो आबादी है इन देशों में बहुत ही अच्छी है। सिटीज के साथ विवाद ऐसा क्या हो गया है जो कि बाहर निकलने की नौबत आ चुकी है। तो सिटीज के द्वारा हाथियों के अवैध शिकार को रोकने के लिए और उनके संरक्षण के लिए सभी प्रकार के हाथी जो उत्पाद हैं उनके व्यापार पर वैश्विक प्रतिबंध लगा दिया है। अब किसी देश में किसी जानवर की जब उन पर ज्यादा मात्रा में हो, उन पर उनके रोकने के संरक्षण पर आप व्यापार पर जब बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा दोगे, स्वाभाविक सी बात है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही होगा। तो यही हुआ है कि वहां पर हाथियां हैं ज्यादा, और हाथियों का वहां पर होता है उनके उत्पादों का व्यापार। अब उन व्यापार से उनको क्या होती है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। अब लेकिन सिटीज ने क्या लिखा दिया है, सभी प्रकार के हाथी उत्पादों पर व्यापार पर प्रतिबंध। अब जब प्रतिबंध लगा दिया और वहां पर हाथियों की जो मात्रा है वो ज्यादा है, तो इसलिए उन्होंने बाहर निकलने के लिए बात कही है। काजा सम्मेलन सदस्य देशों के द्वारा हाथी दांत के व्यापार पर सिटीज पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को अनुचित कदम बताया है। अब जो हाथी के दांत होते हैं, आपने देखा होगा हाथी के जो दांत होते हैं, उन हाथी के दांत पर सिटीज ने पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। अब पूर्ण तरीके से जो प्रतिबंध लगाया है, तो काजा सम्मेलन में जो 5 देश हैं, इन देशों ने कहा है कि अनुचित है। अब इनके हिसाब से अनुचित है और ये इन्होंने सिटीज से बाहर निकलने के लिए बात सामने की है। इन देशों की अब मांग क्या है? अब मांग भी इंपोर्टेंट है। इन्हें अपने देश में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले हाथी दांत और वन्य जीव उत्पादों को बेचने की अनुमति दी जाए। इनके सबसे बड़ी मांग यही है। वही मांग है जो इन्होंने प्रतिबंध लगाया है, उसी मांग को ये नहीं मान रहे, उसी मांग को ये खारिज करने की बात कह रहे हैं। हाथी उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध के कारण इन देशों को अपने विशाल हाथी संसाधनों के मौद्रीकरण के कारण लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। अब जब किसी देश में कोई चीज ज्यादा है और उससे लाभ से वंचित होगा, तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा, तो कहीं ना कहीं वे आक्रोश होंगे या फिर उन संस्थाओं से बाहर निकलेंगे। तो इसीलिए पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि दक्षिण अफ्रीकी देशों ने तर्क दिया है कि उनके वन्यजीव संसाधनों का मुद्रीकरण करने से उन्हें अपने संरक्षण प्रयासों को निधि देने की मदद मिलेगी। लेकिन सिटीज प्रतिनिधियों के द्वारा इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। बात ये कही जा रही है कि जो साउथ अफ्रीका की कंट्री है, ताकि साउथ अफ्रीका की कंट्री है, इनका कहना ये है, अगर आप प्रतिबंध लगा रहे हो, अगर आप प्रतिबंध लगा रहे हो कोई बात नहीं है, अगर आप प्रतिबंध लगा रहे हो उस प्रतिबंध के अलावा तो मुझे कुछ निधि देने की मदद भी तो करो। तो अब निधि देने के लिए भी जो सहयोग देने की बात है वो सिटी स्वीकार नहीं कर रहा है, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो इन्होंने पूर्ण प्रतिबंध को अस्वीकार कर दिया। इसके चलते सिटीज से बाहर निकलने का पूरा मामला ये उभर कर सामने आया है। तो इस पर मैं आपसे हर चीज की एक टॉपिक पे बात कर रहा हूं, आपको हर चीज समझ में आ सके। साथ में हाथियों के कई देशों में हाथियों की जो भारी संख्या है उनके आवास तक क्षति पहुंच रही है तथा मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के लिए जिम्मेदार भी इन्होंने बताया है। इसलिए इन देशों की मांग है कि उन्हें इस हिंसक वन्यजीवों के अधिक से अधिक शिकार करने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि इन मानव जीव संघर्ष को कम करने का प्रबंधन भी हम कर सके। तो इनका ये भी छोटा छोटी बातें हैं वो कहना है। तो ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट थी, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है काजा सम्मेलन। ये काजा सम्मेलन जब भी आए आप लोग ध्यान रखना है, आप लोग को अफ्रीका से, खास तौर से साउथ अफ्रीका से इसका संबंध है, और साउथ अफ्रीका से भी इसको सिटीज से अभी आप लोग उसको मिलाकर देख सकते हो, क्योंकि ये चर्चा का विषय बन चुका है। तो काजा आप लोग अच्छे से हर चीज को मैंने आपको बताया है, प्रतिबंध क्यों लगा है, संरक्षण क्या है, क्या पूरा मामला था, कितने देश शामिल है, कुछ भी क्वेश्चन बने तो अब आप लोग बता सकते हो। खैर,
हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने, कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुस्लिमों को ओबीसी कोटा से रद्द कर दिया है। तो ओबीसी कोटा से इन्होंने रद्द किया है कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा। अब जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने किया है तो कहीं ना कहीं एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट करंट अफेयर बन जाती है, और यही करंट अफेयर इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई है। इसको समझ लेते हैं। उससे पहले जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐप को अपलोड डाउनलोड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में सोशल साइट की और ऐप की लिंक है, आप उस पर जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ओबीसी श्रेणी को, मुसलमानों की जो श्रेणी है उसको बाहर किया गया है। कलकत्ता के उच्च न्यायालय ने ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत मुसलमानों सहित कई समुदायों को आरक्षण प्रदान करने वाले पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश को रद्द किया हुआ है। ऐसा नहीं है केवल मुसलमानों को अलग किया, रद्द किया है, मुसलमानों के साथ में कई ऐसे समुदाय भी हैं जिनको आरक्षण प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश था, तो उसको कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द किया है। अब कौन कौन से थे, इसको तो हर एक चीज के बारे में समझेंगे। समझते हैं वर्ष 2013 का मामला। वर्ष 2013 में पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग, जिसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त अधिनियम 2012 को अधिसूचित किया गया था, जिसके तहत 77 समुदायों, याद रखिएगा 77 समुदायों, जिसमें से 75 मुस्लिम समुदायों इसमें शामिल थे, अधिनियम अनुसूची 1 में शामिल किया गया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पाया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य सरकार के द्वारा आरक्षण प्रदान करने के लिए धर्म एकमात्र आधार रहा है। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य सरकार आयोग के आरक्षण प्रदान करने के लिए धर्म एकमात्र आधार पाया है। किसने? कलकत्ता हाईकोर्ट ने। याद रखिएगा, धर्म के आधार पर यह कहीं ना कहीं बात की जा रही है, जो कि संविधान अनुच्छेद 16 तथा पूर्व में न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेशों के तहत निषिद्ध किया गया है। न्यायालय ने विशेष रूप से इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ 1992 का मामला था, ऐतिहासिक निर्णय का हवाला दिया है, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया था कि आरक्षण के प्रयोजनों के लिए ओबीसी श्रेणियों की पहचान और पदनाम केवल धार्मिक संबद्धता के आधार पर नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का मामला भी ऑलरेडी स्थापित हो चुका है, उसी का हवाला दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि ओबीसी श्रेणियों की पहचान और उसके पदनाम को केवल धार्मिक संबद्धता के आधार पर हम उसको आरक्षण नहीं दे सकते हैं। अन्य राज्यों में समान धर्म आधारित आरक्षण, अब याद रखिएगा, यहां से आपका एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो बन सकता है। क्या बात की जा रही है, अब ध्यान से समझो। अन्य राज्यों में कहा जा रहा है कि समान धर्म आधारित आरक्षण है, लेकिन कलकत्ता ने, हाईकोर्ट ने, मतलब पश्चिम बंगाल में मना कर दिया। ऐसा क्यों? अब जो राज्यों की हम बात करने वाले हैं वहां पर आरक्षण है। सबसे पहले हम केरल को देख लेते हैं। केरल ने अपने 30% ओबीसी कोटे के अंतर्गत 8% मुस्लिम कोटा प्रदान किया हुआ है। याद रखिएगा, ओबीसी का 30% है, लेकिन उसमें से 8% मुस्लिमों के लिए कोटा प्रदान किया केरल गवर्नमेंट ने। तमिलनाडु और बिहार की बात की जाए तो अपने ओबीसी कोटे में मुस्लिम जाति समूहों को इन्होंने शामिल किया है। कर्नाटक की बात की जाए तो 32% ओबीसी कोटे के अंतर्गत मुसलमानों के लिए 4% उप कोटा, मतलब कि सब कोटा को शामिल किया था। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो पिछड़े मुस्लिम समुदायों को 5% आरक्षण कोटा प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो 5 गवर्नमेंट है, याद रखिएगा 5 राज्य हैं, 5 राज्यों में अलग अलग तरीके से ओबीसी के अंतर्गत ओबीसी से उप सब कैटेगरी में मुस्लिमों के लिए यहाँ पर आरक्षण प्रदान किया गया है, समान धर्म के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में केवल केवल धर्म के अंतर्गत उसको रखा गया, इसलिए पश्चिम बंगाल की जो कलकत्ता हाईकोर्ट है इन्होंने इसको खारिज कर दिया है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले हवाला दिया था इसी का, तो इसीलिए इसको रद्द कर दिया गया। अब आगे जो भी मामला आएगा हम इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स है लिंगो सेट। अब ये लिंगो सैटेलाइट है या लिंगो सेट है, इसको समझते हैं। वेरी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है ये आज की हमारी, ये इसको समझना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इससे एक बन सकता है। लिंगो सेट किस चीज के लिए है? तो अंतरिक्ष का जो मलबा है उसकी चुनौती से निपटने के लिए जापान ने विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह लिंगो सेट को निर्माण किया हुआ है। तो ये क्या है? जापान का उपग्रह है लिंगो सेट। और अंतरिक्ष जो मलबा है, याद रखिएगा, जो अंतरिक्ष में मलबा है, जो सैटेलाइट वगैरह जाते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं, उनका जो मलबा है या एक दूसरे टकरा जाते हैं, उनका ये मलबा को
उससे निपटने के लिए, उस चुनौती से निपटने के लिए लकड़ी का पहला उपग्रह बनाया हुआ है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब लिंगोसैट की हम विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। लिंगोसैट क्योटो विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय उत्पादों से जुड़ी कंपनी सुमितोमो फॉरेस्ट्री के बीच में एक सहयोगात्मक प्रयास किया गया। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ बात मैंने बताई किसने इसका सहयोग का प्रयास करके बनाया है। अब अब ये जो है वो इंपोर्टेंट थोड़ा सा है। इस उपग्रह को कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा इसी वर्ष सितंबर में प्रक्षेपित किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कि कौन से स्पेस सेंटर से इसको बनाया गया या फिर प्रक्षेपित किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैग्नोलिया लकड़ी के ज्वलनशील गुणों के कारण लिंगोसैट के निर्माण में इसका उपयोग किया गया है। तो लकड़ी की बात किया तो मैग्नोलिया लकड़ी का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इस अभिनव परियोजना का उद्देश्य क्या है? उपग्रह के पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने पर पूरी तरह से जलकर अंतरिक्ष मलबे को कम करना। मतलब कि यह पृथ्वी के वायुमंडल में जाएगा, पुनः प्रवेश करेगा और पूरी तरह से ये अंतरिक्ष मलबे को जला देगा, जिससे क्या होगा, वो कम होगा। क्या होगा? कम होगा, जिससे कि, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि पूरी पृथ्वी भर चुकी है अंतरिक्ष मलबे से। अब जब ये जाएगा तो कहीं ना कहीं कुछ को इकट्ठा करेगा, फिर वायुमंडल में जाकर ये जला देगा, तो कम होगा। तो इसीलिए इसको बात की जा रही है। पारंपरिक रूप से उपग्रहों का निर्माण धातु से किया जाता है, जो कि वायुमंडल में जलने के बाद हानिकारक मलबे का निर्माण करते हैं, लेकिन ये लकड़ी का पहली बार बना है, इसीलिए लिंगोसैट इंपोर्टेंट है। यह मलबा क्रियाशील उपग्रहों और अंतरिक्ष यान के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकता है। क्या रखें? क्योंकि मलबा है। अब मान लो ये मलबा टहल रहा है, मान लो ये मलबा टहल रहा है और यहाँ से हमारा अंतरिक्ष यान आ रहा है और थोड़ा से भी टकराया और ये जो सैटेलाइट है इसको भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए अंतरिक्ष मलबे को हटाना आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। लिंगोसैट को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से इसकी ताकत और अत्यधिक तापमान में उतार चढ़ाव को झेलने की क्षमता का आकलन करने के लिए कई परीक्षणों के लिए इसको तैनात भी किया जाएगा। जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसकी ताकत और तापमान में उतार चढ़ाव झेलने के लिए यहाँ पर क्या किया जाए, कई सारे परीक्षण भी किए जाएंगे। इस उपग्रह से डेटा शोधकर्ताओं को भेजा जाएगा, साइंटिस्ट को इसका डेटा भेजा जाएगा, जो कि तापीय तनाव के संकेतों को भी जांच करेगा। भविष्य में लिंगोसैट पर्यावरण के अनुकूल उपग्रहों की नई पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, क्योंकि ये लकड़ी का बनेगा, कहीं ना कहीं ये ज्वलनशील होगा और वायुमंडल में इसको लाकर हम इसको जला भी सकते हैं। तो इसलिए ये अंतरिक्ष में मलबे का निर्माण तो करेगा, लेकिन भविष्य में ये निर्माण के साथ साथ ये कम भी करेगा। तो इसीलिए लिंगोसैट लकड़ी का बना हुआ वेरी इंपोर्टेंट है। गोल्डन राइस, अब ये करंट अफेयर्स है गोल्डन राइस से संबंधित और एग्जाम में इसका 2 बार ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिलीपींस की एक अदालत ने कहा कि फिलीपींस देश की अदालत ने आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस और बीटी बैगन, ये दोनों आप लोगों ने नाम सुने होंगे, है ना? क्या नाम है? एक तो है गोल्डन राइस और क्या है? बीटी बैगन। आनुवंशिक रूप से इनमें क्या करता है? परिवर्तन किया गया है ना? तो गोल्डन राइस और बीटी बैगन के व्यावसायिक प्रसार के लिए जैव सुरक्षा परमिट को तब तक रद्द कर दिया है जब तक कि सभी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता। मतलब कि ऐसा नहीं है कि इसको व्यावसायिक नहीं किया जा सकता है, लेकिन करेंगे तब जब परमिट प्राप्त हो जाएगा। अभी परमिट प्राप्त नहीं हुआ है। किन मुद्दों पर? एक तो सुरक्षा के मुद्दों पर परमिट प्राप्त नहीं हुआ है, दूसरा स्वास्थ्य के मुद्दों पर पूरी तरह से परमिट प्राप्त नहीं हुआ है, और कानूनी कुछ मुद्दे हैं उन पर परमिट प्राप्त नहीं हुआ है। जो 3 बिंदु है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु हैं और कहीं ना कहीं फिलीपींस की अदालत ने इसीलिए आनुवंशिक रूप से संशोधन गोल्डन राइस और बीटी बैगन के व्यावसायिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्या है गोल्डन राइस? तो आनुवंशिक रूप में परिवर्तित की गई चावल की किस्म होती है। इसमें गहरे पीले रंग के कारण यह नाम दिया गया है गोल्डन राइस, जो कि बीटा कैरोटीन के कारण होता है। आप इसमें देखोगे बहुत ही ज्यादा पीला है। अब पीला क्यों है? क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन होता है और बीटा कैरोटीन के कारण ये बहुत ज्यादा पीले रंग का हो जाता है, इसीलिए गोल्डन राइस का नाम दिया गया है। गोल्डन राइस को फिलीपींस राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये नाम अगर आता है तो आप बता सकते हो गोल्डन राइस को फिलीपींस राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया गया है।
आनुवंशिक रूप से इंजीनियर की जाने का मुख्य उद्देश्य अनाज में सूक्ष्म पोषक तत्वों का आयरन और जिंक के उच्च स्तर को शामिल करना है, बीटा कैरोटीन पैदा करना है। विटामिन ए के पूरक के रूप में यह कार्य करता है। विटामिन ए की कमी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करती है, अंधापन का कारण भी बनती है। अगर इसका इलाज न किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसीलिए इस गोल्डन राइस में याद रखिएगा, इसीलिए इस गोल्डन राइस में कैरोटीन, बीटा कैरोटीन को मिलाकर विटामिन ए, कौन सा, विटामिन ए की पूर्ति की जा रही है, जिससे प्रतिरोधक क्षमता हाई होगी। अब जब हाई होगी तो अंधापन का कारण नहीं बनेगा, अंधापन का कारण नहीं बनेगा तो इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। तो आयरन और जिंक का इसमें उच्च स्तर पाया जाता है और विटामिन ए इसमें पूरक के रूप में कार्य करता है। गोल्डन राइस के लाभ क्या है? साधारण चावल की तरह है। एक तो सबसे पहले तो गोल्डन राइस को किसी विशेष खेती की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आमतौर पर इसकी उपज और कृषि संबंधी जो प्रदर्शन है साधारण चावल के समान ही होती है। मतलब कि जो इसकी कृषि है वह साधारण चावल जिस तरीके से उगाया जाता है उसी तरीके से गोल्डन राइस को भी हम उगा सकते हैं। गोल्डन राइस सामान्य चावल का एक उन्नत संस्करण है। मतलब कि सामान्य चावल की तरह है लेकिन इसके बीजों में आनुवांशिक परिवर्तन करके इसको उन्नत बना दिया गया है, जिसे बिना किसी अतिरिक्त लागत के और स्वाद में अंतर के विशिष्ट पोषण संबंधी समस्या से निपटने के लिए डिजाइन किया गया। मतलब कि इसमें लागत भी ऐसा कुछ खास नहीं है कि सामान्य चावल से बहुत हाई हो, स्वाद में भी कोई अंतर नहीं है, जो पोषण संबंधी समस्या है उसमें भी इसको ऐसा कुछ नहीं किया गया है कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो खाने पीने में। तो गोल्डन राइस एक तरीके से साधारण चावल है, बस उसमें आयरन, जिंक, बीटा कैरोटीन मिलाकर विटामिन ई का पूरक के रूप में कार्य करेगा, इसीलिए गोल्डन राइस इंपोर्टेंट है। ठीक है। एशिया में विटामिन ए की कमी, याद रखिएगा, एशिया में, भारत में भी है ना, भारत में भी, एशिया में ही भारत आता है। तो विटामिन ए की कमी वाले कई समुदायों में चावल एक मुख्य भोजन है। अब भारत में ही देखोगे, अंडमान निकोबार हो, बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश हो जैसे आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर राइस सबसे ज्यादा खाए जाते हैं, है ना। तो इसीलिए तो कई समुदायों में चावल मुख्य भोजन है और सार्वजनिक उपभोग के उपलब्ध होने के बाद गोल्डन राइस इन क्षेत्रों में विटामिन ए की स्थिति में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकता है। तो इसलिए ये इंपोर्टेंट है गोल्डन राइस। इसके बारे में एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन बन सकते हैं जो इंपोर्टेंट है। ड्रोन वॉल, ड्रोन की दीवार, ये ड्रोन की दीवार क्या है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ये प्रमुख विषय बन चुका है। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिएगा। ऐप आ चुका है हमारा एंड्रॉइड ऐप पे, डाउनलोड करके मल्टीपल टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। नट लर्निंग ऐप नाम है ऐप का, या फिर आप लोग प्ले स्टोर से सर्च कर लो या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे डाउनलोड करके आप लोग बहुत सारी नोटिफिकेशन और पीडीएफ वगैरह इसको सबकी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ड्रोन वॉल, ड्रोन की दीवार है, इस चर्चा में क्यों है? तो रूस के साथ बढ़ते तनाव के जवाब में 6 नाटो देशों ने तो रूस के साथ अपनी सीमाओं पर ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है। आपको पता होगा कई रूस और नाटो, रूस नाटो का क्या चलता रहता है? टकराव चलता रहता है। उस टकराव के कारण ही रूस के जवाब देने के लिए 6 नाटो देशों ने अपनी सीमा पर ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है। अब वो 6 देशों के हम नामों की तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य है कि इस हाईटेक पहल का उद्देश्य निरंतर निगरानी के लिए मानव बिना हवाई वाहनों और खतरों का मुकाबला करने के लिए ड्रोन रोधी प्रणालियों का उपयोग करके सीमा को सुरक्षा बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है मेंस में, क्या बन सकता है? क्या इसी तरीके से भारत भी अपनी जो दीवार है, जो हम दूसरे देश से सीमा साझा करते हैं, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, चाइना हो, भूटान हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, हम इन सभी देशों के आसपास हम अपने ड्रोन को दीवार बनाकर भी हम अपने मानव रहित जो हवाई वाहन है उनमें कमी करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं? निरंतर निगरानी में सफलता पा सकते हैं। हालांकि ये जो मामला है रूस और 6 नाटो देशों के बीच का है। अब 6 नाटो देशों की बात करें तो लिथुआनिया, मैप में आप लोग देखते जाइएगा, है ना, मैप लगाना मैं यहाँ भूल गया हूँ, आप लोग मैप रख लो, मैप में देखते जाइए। लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, ये 6 देशों के नाम याद कर लो। ऑप्शन में आ सकते हैं, 4 ऑप्शन मिलाने के लिए एक ऑप्शन हो सकता है गलत हो, वही पूछ रहे हैं। तो इसीलिए लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, इन देशों ने ड्रोन दीवार तैनाती के लिए घोषणा की हुई है।
विशेषताएं क्या इसकी है? तो विशेषताएं है कि ड्रोन दीवार का निर्माण मानव रहित हवाई वाहनों, उन्नत निगरानी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के संयोजन का उपयोग करके किया जाएगा। सीमा गतिविधियों को लगातार नजर रखने के लिए सेंसर और कैमरों पर ड्रोन्स का उपयोग किया जाएगा। किसी भी विरोधी ड्रोन का मुकाबला करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ पर शामिल किया गया है। आवश्यकता क्यों पड़ी? यूक्रेन में रूस की कार्रवाई और उसके व्यापक भू राजनीतिक रुख के कारण तनाव और सुरक्षा चिंताओं को लेकर ड्रोन दीवार का प्रस्ताव आया हुआ है। ड्रोन दीवार से तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों पर भी अंकुश लगाने की संभावना बताई जा रही है। इस प्रणाली का उद्देश्य तस्करी और आगे की उकसावबाजी को रोकना और रक्षा में सहायता करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पर ड्रोन दीवार वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत भी इसका लाभ ले सकता है आगे चल के। भारत भी अपने जो पड़ोसी देश हैं उन पर हम यहाँ पे इस्तेमाल करके भी इसी तरीके से अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, है ना, अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। तनाव सुरक्षा चिंताएं हैं, तस्करी है, अवैध गतिविधि, उन पर अंकुश हम भी लगा सकते हैं। तो आज यहाँ पर हमारी 5 करंट अफेयर्स पर मैंने बात की। आप लोग पसंद आई होगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा। साथ में आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस करके दबा लिया होगा, जिससे कि बेल आइकन पे दबाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिले वीडियो का और आप वीडियो को देख सकें। आज ही समाप्त करते हैं वीडियो पे। बहुत बहुत धन्यवाद।